नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट तीसरे के तीसरे पार्ट को देखेंगे। इस प्रकार आज आपका टेस्ट तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आज ये 101 प्रश्न से स्टार्ट होगा। लिखा है कि हाल ही में अखबारों में हाइपरसोनिक तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से यात्रा कर सकती हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल से तेज होती हैं। हालांकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में धीमी होती है, लेकिन इसे रोकना कठिन है। इस आधार पर हम दूसरा कथन सही मानेंगे। तीसरा कथन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ भारत की जगह पे चीन होना चाहिए। चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब होगा बी, केवल कथन एक और दूसरा सही है। अगला देखिए 102 कह रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि प्रांतों को विषय के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त प्रशासन में प्रांतों को विषय के नाम से नहीं, भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब पहला कथन आपका गलत हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रांतों के गवर्नर थे इनको उपरिकस कहा जाता था। क्या कहते थे? उपरिकस कहा जाता था। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। एक बात और यहाँ समझ लीजिए ताकि चीजें कोरिलेट हो जाएंगी कि भुक्तियों को विषयों या जिलों में विभाजित किया जाता था। ठीक है। और इनके प्रमुख को क्या कहते थे? विषयपति। इसका मतलब क्या हो गया कि गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति कहते थे और इन भुक्तियों को यानी प्रांतों को विषयों या जिलों में बांटा जाता था। यानी जिले को विषय कहते थे और प्रांतों को भुक्ति कहते थे। ठीक है, अब क्लियर हो गया। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, कह रहा है कि नगर श्रेष्ठी नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार 102 में अगर आप देखेंगे तो केवल दूसरा कथन सही है। इस प्रकार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 103 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख शिल्पकार थे यानी वास्तुकार थे। ये स्टेटमेंट गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वास्तुकार थे। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो सर सैयद अहमद खान थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका 36 का आंकड़ा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की और ये अंग्रेजों की नज़र में अपने आप को बहुत उनका हितैषी समझाना चाहते थे। ठीक है, इस प्रकार पहले 103 प्रश्न में क्या करा, कौन सा सही नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। इस प्रकार 103 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 104 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं का युग्म और उनका संबंध वर्ष सही नहीं। चलिए देखते हैं। पहला दिया है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ठीक है, ये सही है। अगला दिया है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, ये 1903, ये गलत है। अब यहां पर एक सीरीज है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। क्या सीरीज है? 1907 से 1911 के बीच में सरकार ने जो विरोधी गतिविधियां हो रही थी उनके खिलाफ, उनको रोकने के लिए 5 नए कानून पारित किए इन 1907 से 11 के वर्ष के बीच में। कौन कौन से कानून है? पहला कानून बनाया राजद्रोही बैठक अधिनियम 1907। राजद्रोही बैठक का मतलब कि जो ये विरोधी संगठन बैठक करते थे उनको ये राजद्रोह की कैटेगरी में रखते थे, इसीलिए राजद्रोही बैठक अधिनियम 1907 बनाया। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र जिनको अपराधों के प्रोत्साहन मानती थी, कौन? ब्रिटिश सरकार, उसके लिए अधिनियम बनाया 1908 में। उसके बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 जो प्रश्न संख्या 104 के विकल्प बी में दिया है, ये 1908 से है। इसके बाद भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 जो विकल्प ए में दिया है। ठीक है, ये 5 का अगर आप क्रम याद रखेंगे, राजद्रोही बैठक अधिनियम 1907, भारतीय समाचार पत्र अपराधों को प्रोत्साहन अधिनियम 1908, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये 5 उस समय के थे। तो इस आधार पर आपका प्रश्न संख्या 104 का विकल्प बी गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा। यहाँ 1908 होना चाहिए था। अगला है स्वदेशी आंदोलन 1905। आपको मालूम है कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को कर दी, तो उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई और उसमें स्वदेशी आंदोलन को अपनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि ये सही है। सूरत स्प्लिट, यानी कि जब कांग्रेस में पहला टूट हुआ तो वो कब हुआ? 1907 में हुआ। ठीक है, अब ये टूट क्यों हुई इसका भी थोड़ा सा क्विक बता देते हैं। 1907 में
जो उग्रवादी थे यानी जो गर्म दल के थे वो नागपुर में तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्षता चाहते थे, और जो नरमपंथी थे वो सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता चाहते थे। ये भी एक टकराव का मुख्य कारण था। यानी 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 105 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में आयुष निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनाए गए? तो आपका सही जवाब होगा 7। यानी 105 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, यानी कि जो आयुध निर्माणकारी बोर्ड था इसके पुनर्गठन के माध्यम से 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बनाए गए। 105 का बी। 106 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि बेसरा जो सूफीवाद की शाखा है इसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे होते हैं लोग, और दूसरा स्टेटमेंट है कि बासरा जो सूफीवाद की एक शाखा है इसमें सूफी इस्लामी कानून से बंधे नहीं होते। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बदले हुए हैं। यानी कि जो बेसरा सूफीवाद था इसमें सूफी इस्लामी से लोग बंधे नहीं थे, और जो बेसरा सूफीवाद है इसमें सूफी कानूनी से लोग बंधे हुए थे। बात समझ आ गई? इस प्रकार 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। न तो पहला स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये जो सूफी इस्लाम कानून की बात हो रही है इसका मतलब ये है कि सरा को ही कहते हैं इस्लामी कानून। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसीलिए नाम रखा गया बेसरा, यानी जो बेसरा होगा वो बंधा नहीं होगा, और बासरा यानी कि जो बंधा होगा उसको क्या कहेंगे? बासरा कहेंगे। ठीक है, ये बात इसको आप समझ लीजिएगा। बंधे होने का मतलब ये होता है कि इस्लामी कानून सरा को पालन करना, इसी को कहा जा रहा है बंधा होना। ठीक है, ये अब आप समझ गए होंगे। और एक बात और यहाँ जान लीजिए कि जो बेसरा थे वो मस्त कलंदर भी इनको कहा जाता था। ठीक है, और ये ज्यादातर भिक्षु के तौर पर रहते थे। 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला देख लीजिए, 107 करे हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह एक पुष्यभूति था जो गुप्तों के सामंत थे। अब जरा समझ लीजिए, ये जो हर्षवर्धन था ये वर्धन वंश का था, और वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है, और ये जो पुष्यभूति थे ये गुप्तों के सामंत थे। इस आधार पर पहला कथन सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, कह रहा है उसने कश्मीर सहित पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर 107 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, 8वां, कह रहा है स्वतंत्रता के दौरान जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये जो राजकुमार थे उस समय वो राज्य के लिए एक संप्रभु स्थिति चाहते थे। ठीक है, यानी वो किसी के भी प्रभुत्व में शामिल होने की इच्छा उनकी नहीं थी। जैसे ही पाकिस्तान ने श्रीनगर पर आक्रमण करने की स्थिति बनाई, राजकुमार ने मजबूरी में उस समय के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा समर्थित भारतीय संघ के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए अक्टूबर 1947 में। इस प्रकार दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, वे स्वेच्छा से नहीं मजबूरी से आए। यानी 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? केवल पहला कथन सही है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 109 देखिए, कह रहा है कि फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना जाता है? तो आपका 109 का सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1924 में केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की उचित सम्मान देने का यह प्रस्ताव था। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय मांग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि राष्ट्रीय मांग किससे संबंधित थी। ठीक है, 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, मोतीलाल नेहरू। एक बात और याद रखिएगा, इसी राष्ट्रीय मांग के जवाब में ही ब्रिटेन ने आगे एक संवैधानिक परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए नवंबर 1927 में साइमन कमीशन भेजा जिसमें ऑल व्हाइट मेंबर थे, यानी सभी गोरे लोग थे। ठीक है, यानी 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, कह रहा है कि 110 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई थी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, यानी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट पहली बार 2019 में जारी की गई थी। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2021 की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य शोध संस्थाओं द्वारा जारी किया गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है इसको यूएनईपी द्वारा जारी किया गया। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि यूएनईपी द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रमुख जारी की जाती है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा अभी आपने देख लिया कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट भी आती है, इसके द्वारा एमिशन गैप रिपोर्ट आती है, इसके द्वारा एडेप्शन गैप रिपोर्ट आती है, इसके द्वारा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आता है, यूएनईपी के द्वारा मेकिंग पीस विथ नेचर आता है। ठीक है, यानी इन रिपोर्टों की बात करें तो सीधे आप यूएनईपी से कोरिलेट कर दीजिएगा। 110 में आपने देखा
कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। यानी आपका यहां पूछ रहा है सही कौन सा है, तो आपका केवल ए यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए 111, अक्टूबर 2021 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अगले 5 वर्षों के लिए $100 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग, यानी 111 का जवाब होगा बी। यानी वस्त्र उद्योग में सरकार ने अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। और यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि भारत विश्व में वस्त्र और परिधानों का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, और ये भी बात यहाँ जाननी जरूरी है कि भारत में वस्त्र क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, 111 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 112, कर प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के बारे में विवरण लिखा था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया जिसका नाम था क्या? ह्वेनसांग। इस ह्वेनसांग ने ही हर्षवर्धन के बारे में विवरण लिखा, यानी इसके यात्रा विवरण का नाम क्या था? सीयूकी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको हर्षवर्धन के बारे में जानना हो तो बाणभट्ट ने जो संस्कृत में हर्षचरित्र लिखा है इसके द्वारा भी आप हर्षवर्धन के बारे में जान सकते थे। ठीक है, और इन दोनों के अलावा जो हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं लिखित नाटक थे जैसे रत्नावली, नागानंद या प्रियदर्शिका, इनके द्वारा भी आप इसके समय की जानकारी ले सकते थे। याद रखिएगा, ये जो हर्षवर्धन था ये प्रारंभ में शैव भक्त था, लेकिन बाद में ये हीनयान बौद्ध हुआ और इसी ह्वेनसांग के ही प्रभाव में आकर इसने महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया। इतनी बातों को आपको हर्षवर्धन के संदर्भ में जानना होगा। 112 का सही जवाब होगा सी, ह्वेनसांग। अगला देखिए, कह रहा है कि कुछ क्रांतिकारी संगठन है और उनसे संबंधित संस्थापकों की सूची स्टैब्लिश करनी है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया अनुशीलन समिति। ये जो अनुशीलन समिति थी ये कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई और किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई? ये स्टैब्लिश की गई थी प्रोमोथा मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोमोथा मित्र के द्वारा। ठीक है, ये इसके द्वारा स्टैब्लिश की गई और इसमें जतेंद्र बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष इसमें शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार आप अनुशीलन समिति को बरिंद्र कुमार घोष के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अगर संस्थापक ओरिजिनल पूछा जाए तो प्रोमोथा मित्र थे। अच्छा, अब आगे चलिए। कह रहा रामोसी कृषक किसान बल। ये जो रामोसी कृषक बल है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़गे द्वारा। कब की गई थी? 1879 में। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि संचार लाइनों को बाधित कर दिया जाए और सशस्त्र विद्रोह भड़काकर देश से अंग्रेजों को छुटकारा पाया जाए। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि बी को आप दूसरे से कोरिलेट कर दिए, ए को आप पहले से। इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पे की थी? लंदन में की थी। ठीक है, अब यहां पर आपका देख लीजिए किससे संबंधित हो गया? सी, तीसरे से। अगला है भारतीय आजादी के लिए बर्लिन कमेटी। ये जो बर्लिन कमेटी है ये 1915 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और इन्हीं के द्वारा जर्मन विदेशी कार्यालय की मदद से एक जिम्परमैन प्लान के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपने डिटेल में देख लिया। इस प्रकार आपका डी का चौथा सही हो जाएगा और 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 114 देखिए। लिखा है कि कौन सा विकल्प जिम्मरमैन प्लान के बारे में सही दिया गया? तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जिम्मरमैन प्लान क्या है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जुगांतर पार्टी ने विदेशियों से सहानुभूति रखने वाले और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियार और गोला बारूद को आयात किया। उसके बाद जतिन ने रासबिहारी बोस को ऊपरी भारत की कमान संभालने और प्रभारी बनाने के लिए कहा। इसका उद्देश्य क्या था? कि अखिल भारतीय विद्रोह और क्रांति को लाना, और इसे ही कहा जाता है जर्मन प्लांट या जिम्मरमैन प्लांट। यानी जिम्मरमैन प्लान का सही कारण क्या है? अखिल भारतीय विद्रोह और क्रांति को लाना। 114 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 115 देख लीजिए। कह रहा है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो जो ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? केरल में, यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अब ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा, तो किस लिए रहा? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के अच्छे प्रयास के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड को जीता है। ये भी बात याद रखिएगा। और ये कहां पर है? केरल में। 115 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 116 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सूफी संतों में किसे चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था? तो आपको सही जवाब होगा 116 का सी, नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के रूप से जाना जाता है। 116 का सही जवाब होगा सी। 117 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पल्लव शासक को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान पराजित किया था? तो आपका सही जवाब होगा विष्णुगोपा। यानी विष्णुगोपा वो पल्लव शासक था जिसको समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान पराजित किया था। 117 का सही जवाब होगा ए। 118 देखिए। 118 में कुछ घटनाएं हैं उनको कालानुक्रम करने के लिए करा है। पहली अब जितनी घटनाएं दी हैं पहले उन घटनाओं के ईयर को देख लीजिए।
सबसे पहले दिया है द्वितीय अफगान युद्ध, ये द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में। अगला दिया है बर्मा का सम्मेलन, ये जो बर्मा का सम्मेलन था ये कब हुआ? 1885 में। अगला दिया है तिब्बत पर आक्रमण, तो तिब्बत पर कर्जन के तहत आक्रमण कब हुआ था? 1903 में। उसके बाद मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी, ये 1882 से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार 118 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा? द्वितीय अफगान युद्ध, ये 1878 से 1880। फिर हो जाएगा मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी, ये कब हुई थी? तो अभी आपने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया कि 1882 में। उसके बाद आ जाएगा बर्मा का सम्मेलन 1885 में। उसके बाद आ जाएगा तिब्बत पर आक्रमण 1903 में। 118 का सही जवाब हो जाएगा ए। 119 देख लीजिए, करें नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित संविधान के प्रावधान कब लागू किए गए? तो याद रखिएगा, नागरिकता और भारत के चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। 119 का सही जवाब हो जाएगा ए। वहीं अगर बात आप करेंगे चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है, और चुनाव प्रक्रिया को अगर आप देखें तो ये भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। इन बातों को भी याद रखिएगा। 119 का सही जवाब हो जाएगा ए। 120 देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर। अब ये 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना हुई थी। इसी के प्रतीक के तौर पर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया 24 अक्टूबर को, तो आपका सही जवाब होगा 1948 से। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। 120 का सही जवाब होगा सी, 24 अक्टूबर। 121 देखिए, कर निम्नलिखित में से किसे आइकॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत हाल ही में एक गंतव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया? पहले तो ये समझ लीजिए, ये आइकॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव क्या चीज है। तो अक्टूबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो सबसे टॉप क्लास के प्रतिष्ठित स्थल थे टूरिज्म के लिहाज से, उनको एक नाम दिया गया आइकॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव। इस 17 स्थलों में ताजमहल और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से है, अजंता और एलोरा महाराष्ट्र से है, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली से है, कोलवा गोवा से है, आमेर का किला राजस्थान से है, सोमनाथ और धौलावीरा गुजरात से है, खजुराहो मध्य प्रदेश से है, हम्पी कर्नाटक से है, महाबलीपुरम तमिलनाडु से है, काजीरंगा असम से है, और कुमारकोम केरल से है, और महाबोधि बिहार से है। इन 17 स्थलों को 21 अक्टूबर को इस आइकॉन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इनिशिएटिव के तहत लाया गया। उसके बाद 3 स्थल पर्यटक के और जोड़े गए। उसी लिए पूछ रहा है कि इन 3 में कौन शामिल नहीं है, तो वो 3 नए कौन है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, केवड़िया गुजरात। ये जो केवड़िया गुजरात है, यहीं पर यूनिटी जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो है। और गोलकोंडा किला जो है तेलंगाना का, ये भी इस नए 3 सूची में शामिल है। इस प्रकार आपका यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कोलवा। जो बी कोलवा गोवा में है, इसे पहले ही 17 की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। 121 का सही जवाब होगा बी। 122 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने बनवासी के कदंबों और मैसूर के गंगों से युद्ध लड़ा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने, वो चालुक्य शासक था जिसने बनवासी के कदंबों और मैसूर के गंगों के साथ युद्ध लड़ा था। अब बात आती है कि चालुक्य वंश के बारे में, तो थोड़ा सा चालुक्य वंश के बारे में समझ लीजिए। चालुक्य वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, और उसने बादामी या बातापी की राजधानी के तौर पर एक छोटे से राज्य की स्थापना की, और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने बनवासी के कदंबों और मैसूर के गंगों के साथ युद्ध लड़ा था, और गंग शासक ने इसका आधिपत्य भी स्वीकार कर लिया था। उसका नाम क्या था? दुर्विनीता। और आधिपत्य भी स्वीकार किया और अपनी पुत्री की शादी पुलकेशिन द्वितीय से भी करा दी। ठीक है, 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, करें निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित करिए। पहला दिया है कामागाटा मारू हादसा। ये जो कामागाटा मारू हादसा है, ये एक जहाज से संबंधित है। कामागाटा मारू जो है एक जहाज है जिसमें 370 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर की तरफ जा रहा था, और ये जहाज अंततः सितंबर 1914 में कलकत्ता में लंगर डाला, और यही कलकत्ता में पुलिस के साथ उसका संघर्ष हुआ और 22 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए कहा जाता है इसको कामागाटा मारू हादसा। ठीक है, अब ये किससे संबंधित हो गया? सितंबर 1914। अगला है पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो जो पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या है, ये चापेकर बंधुओं ने की थी। अब ये चापेकर बंधु कौन थे? तो दामोदर और बालकृष्ण। और ये जो चापेकर बंधु थे, ये तिलक के शिष्य थे। इन्होंने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर लेफ्टिनेंट आयरस्ट को की हत्या कर दी थी। यही ये पूछ रहा है, तो ये किससे संबंधित हो गया? 1897। अगला दिया है कि वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। तो वायसराय हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, वो कब फेंका गया था? 1912 में। किसके द्वारा? राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल के द्वारा। अगला दिया है बराह डकैती। बराह डकैती नहीं, बर्रा डकैती होगा। बर्रा डकैती 1908 में हुई थी, और ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के तहत ढाका अनुशीलन समिति द्वारा
बर्रा डकैती की गई थी, कब हुई थी? 1908 में। इस प्रकार आपके 123 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आपने सारे ईयर देख लिए, अब ये कालानुक्रम हो जाएगा। अगला देखिए 124 कह रहा है हकीक ए हिंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये जो हकीक ए हिंद ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है। यानी और एक बात और याद रखिएगा, ये इन्होंने सूफी रहस्यवादी शब्द में मुरली, गोपी, राधा, यमुना जैसे शब्दों को भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इस प्रकार 124 का सही जवाब होगा बी। 125 देखिए कह रहा है कुछ कथन है उनको विचार करना है। कह रहा है भारत से चाय के निर्यात में 2021 में गिरावट आई है, ये कथन सही है। अगर हम 2021 में जनवरी से जुलाई के टाइम पीरियड को देखें और इसको 2020 के इसी टाइम पीरियड से कंपेयर करें तो 14.4% की चाय के निर्यात में कमी हुई है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि केन्या और श्रीलंका की चाय की बहुत कम कीमतों के कारण पिछले 2-3 वर्षों में भारतीय निर्यात को नुकसान हुआ है, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर कथन को कारण जस्टिफाई भी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। एक कारण और है चाय के निर्यात की कमी का कि जो भारत का सबसे बड़ा खरीदार देश था वो ईरान, और इसके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लगा है, इसके कारण भी चाय के निर्यात में कमी आई है। 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए कह रहा है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए पहला दिया कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, यानी ये मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अतिरिक्त है, ये बात सही है। दूसरा दिया योजना के तहत वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, ये स्टेटमेंट गलत है। अब किस आधार पर गलत है? तो जो 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिले हैं वहां पर एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोला जाएगा, ठीक है, और बाकी जगहों पर जिलों में रेफरल योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो सभी शब्द लगा ये गलत है। यहाँ एक कंडीशन है कि जो 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले हैं वहीं पर क्रिटिकल केयर सेवा, बाकी जगह रेफरल सेवा, यानी 126 का सही जवाब हो जाएगा सी। और डी भी देख लीजिए, यहाँ पर 10 उच्च फोकस राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। 126 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए कह रहा है कि 127 किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में पत्थरों को काटकर एकाश्म कैलाश के मंदिर की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम कैसा शासक था? राष्ट्रकूट शासक था। तो आइए जरा राष्ट्रकूट शासक के बारे में समझ लीजिए। तो राष्ट्रकूट वंश की अगर संस्थापक के बारे में बात की जाए तो इसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था, ठीक है। दूसरी बात कि जो राष्ट्रकूट थे ये कन्नड़ मूल के थे, इसलिए इनकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़ थी, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी, ठीक है, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी वो कौन था? कृष्ण प्रथम। इसी ने एलोरा के पत्थरों को काटकर एकाश्म शैल के मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है। इतनी बात को समझ गया। और इसी कृष्ण प्रथम ने गंगू और वेंगू के पूर्वी चालुक्यों को भी हराया था, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और इस वंश का जो अगला शासक है वो था राजगोविंद तृतीय, ठीक है। इस तरह से आपने क्रम भी समझ लिया। 127 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, कृष्ण प्रथम। अगला देखिए 128 देख लीजिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन किया था? तो याद रखिएगा कि आज़ादी के तुरंत बाद से भाषाई आधार पर विभाजन की बात होने लगी थी। संविधान में अगर आप देखेंगे तो जून 1948 में भाषाई प्रांत की नियुक्ति की गई, जिस और किसके उसमें इसे धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी धर आयोग कब से? जून 1948 से। और ये किसकी अध्यक्षता में थी? ये एस के धर के अध्यक्षता में, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा? धर आयोग। और जो भारतीय प्रांतों की आवश्यकता की जांच करने के लिए थी, और इसने राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए इस कदम का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनी। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसको आप कहते हैं जेवीपी समिति। इसने भी रिपोर्ट दी और कहा कि राष्ट्रीय एकता के आधार पर इस कमेटी ने भी भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात का विरोध किया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अब ये बात आती मूल प्रश्न में जो अनशन की बात हो रही है, तो भाषाई प्रांत की जो पहली मांग थी वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषियों की थी। और अगस्त 1951 में कांग्रेसी और गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था सीताराम, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जब वो 35 दिनों के बाद आमरण अनशन का उपवास तोड़ा तो दिसंबर 1952 में एक अन्य गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने आंदोलन को एक नया रूप दिया और 56 दिनों तक उपवास किया। और उसके बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु भी हो गई, ठीक है। इसलिए और इनकी मृत्यु के बाद काफ़ी हड़ताल, दंगा, प्रदर्शन भी हुआ और सरकार ने एक अलग राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया और इसके तहत 1 अक्टूबर 1953 को ये अलग राज्य बना, भाषाई आधार पर पहला। इस प्रकार आपने देखा 128 में ए और बी दोनों सही होगा, इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है होम रूल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए पहला देखिए स्टेटमेंट, कह रहा है कि एनी बेसेंट ने
अन्य सफेद उपनिवेशों की तर्ज पर आंदोलन की शुरुआत की। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, तिलक ने जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी वो अप्रैल 1916 में, और वो 6 शाखाओं में थी। और वहीं सितंबर 2016 में बेसेंट ने शुरू की थी, और इसकी शेष पूरे भारत में 200 शाखाएं थी, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 1917 की औद्योगिक क्रांति के आंदोलन को फायदा पहुंचाया, ये स्टेटमेंट गलत है। यदि आप 1917 की बात करेंगे तो रूसी क्रांति और युद्धकालीन जो विपदा और मुसीबत जैसी स्थिति थी उसने जनता को विरोध के लिए तैयार कर दिया था, ठीक है। ये रूसी क्रांति और बाकी युद्धकालीन विपदा से संबंधित है, यानी कि 129 का बी स्टेटमेंट गलत हो गया। यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला कह रहा है कि इसी वजह से मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा हुई, ठीक है। यानी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ठीक है, उसमें भी इसकी भूमिका। अगला कह रहा है आंदोलन ने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और नरमपंथी और चरमपंथियों को फिर से जोड़ने में भी सफलता हासिल की, ये भी सही है। यानी 129 का सही जवाब होगा बी। 130 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021 जीता है? किसने? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि केरल ने ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। यानी 130 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 131 देखिए, कह रहा है ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क के संदर्भ में कुछ कथन है, उस पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तृतीयक सेवा प्रदाता कंपनियों की परिकल्पना करता है। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अब अगला कह रहा है कि सभी ड्रोन को नेटवर्क के माध्यम से केंद्र के साथ अपनी वास्तविक स्थिति साझा करनी होगी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें केवल ग्रीन जोन में काम करने वाले ड्रोन को छोड़ दी गई है, बाकी सभी जो है इसमें शामिल हैं। इस प्रकार आप पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 131 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि राजराज प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये जो राजराज प्रथम थे ये चोल शासक थे, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि राजराज प्रथम ने ही, इसके एक पुत्र का नाम बहुत फेमस है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर चोल साम्राज्य को एक बहुत ऊंची शक्ति तक पहुंचाया। अब आइए मूल प्रश्न पे। कह रहा है राजराज प्रथम ने कंडलूर सलाई के युद्ध में चेर शासक भास्कर रवि वर्मन को हराया था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि उसने दक्षिण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो श्रीलंका के राजा महिंदा पंचम थे उन्होंने सिलोन के उत्तरी भाग को चोलों से वापस लेने का प्रयास किया, यानी ये पहले से उत्तरी भाग चोल के पास था। राजेंद्र प्रथम ने, अभी हमने आपको बताया राजराज प्रथम का लड़का राजेंद्र प्रथम ने उसे हराकर दक्षिणी श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार पूरे श्रीलंका पर चोल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। और ये कह रहा है कि उसने दक्षिणी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार तो पूरे श्रीलंका पर अधिकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सही नहीं है, यानी केवल 2, यानी यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा 132 का। 133 देखिए, कह रहा है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, वह स्व सरकारी सुविधाओं में देरी और विलंब के कारण ये समझौता हुआ। स्व सरकारी सुधारों में देरी हो रही थी, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ। ये सीधे सीधे गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इस प्रकार 133 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 134 देखिए, कह मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों के लिए अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सेलन डॉन वाक्य किसका है, ठीक है। तो ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी बीजी तिलक के द्वारा दिया गया था। 134 का सही जवाब होगा ए। यदि एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाए तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की पेशकश के लिए योग्य है लेकिन भारत के स्वीकार करने के लिए ये अयोग्य है, ठीक है। यानी 134 का सही जवाब होगा ए। 135 देख लीजिए, 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने भारतीय नौसेना हेतु MK-54 टारपीडो एंड एक्सपेंडेबल, जिसको आप कहेंगे चैफ एंड फ्लेशियर्स की खरीद की निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया? तो याद करिएगा, बस इतनी बात याद रखिए कि भारतीय नौसेना ने MK-54 टारपीडो एक्सपेंडेबल के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। यानी 135 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी, USA के साथ, ठीक है। यानी 135 का डी ऑप्शन सही होगा। 136 देखिए, कह रहा है कि बोरोबदूर मंदिर उदाहरण है। ये बोरोबदूर मंदिर जो है ये किसका उदाहरण है? तो आपका सही जवाब होगा बोरोबदूर मंदिर जो है इंडो जावा कला का उदाहरण है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 136 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 137 में कह रहा है कि मैंने 2 कारणों से भारत की प्रशंसा की। पहला, क्योंकि भारत मेरी जन्मभूमि और हमारा देश है। देश के प्रति प्रेम एक महत्वपूर्ण दायित्व है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। यह साल भर हरा भरा और फूलों से भरा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु की तरह विद्वान हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्वान हैं।
ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था अमीर खुसरो का, यानी यहाँ पर आपका 137 का सही जवाब होगा डी। 138 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? तो ये तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इस प्रकार 138 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 139 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चोल वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा होची मल्ली गुडी मंदिर। होची मल्ली गुडी मंदिर जो है ये चोल से संबंधित नहीं है। फिर दिमाग में होगा कि होची मल्ली गुडी मंदिर किससे संबंधित है? तो ये चालुक्य मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा एरावतेश्वर मंदिर ये भी संबंधित किससे है? चोल से है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो एरावतेश्वर मंदिर है ये तंजौर जिले में है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप बात करेंगे कंपाहारेश्वर मंदिर तो ये भी चोल से संबंधित है। ठीक है, ये त्रिभुवनम में है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे तंजौर की तो तंजौर का मंदिर जिसको आप बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, किसने निर्माण कराया था? राजराज प्रथम ने निर्माण कराया था। ठीक है, ये एक चोल कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें अगर आप देखेंगे तो विमान, अर्धमंडप, महामंडप और इसके सामने एक बहुत बड़ा मंडप जिसे नंदी मंडप के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा है कि नंदी मंडप किस मंदिर में है? तो आपका सही जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर में। तो इस तरह के प्रश्नों का आप थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। 139 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, आइजोल में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कितनी राशि का एक समझौता किया? ये आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के लिए कितने की 4.5 मिलियन डॉलर की सहमति हुई है। किसके लिए हुई है? क्या काम करने के लिए? तो शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए। 140 का सही जवाब क्या होगा? सी, 4.5 मिलियन डॉलर। 41 देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा ग्रीन डे अहेड मार्केट जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDAM कहा जाता है, इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये जो GDAM है यानी ग्रीन डे अहेड मार्केट है, ये केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के तहत एक नए बाजार के खंड के तौर पर इसकी शुरुआत की है। अब ये क्या करेगा? ये भारत का एकमात्र बड़ा ऊर्जा विद्युत बाजार है जिसमें विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ये ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है। किसके लिए? नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, यानी 141 का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए 142, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की? ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा? 142 का आपका जवाब हो जाएगा पल्लव। ठीक है, यानी पल्लव ऐसे थे जिन्होंने मंदिर निर्माण का एक महान युग लिया और पल्लवों ने चट्टानों से मंदिरों की खुदाई की कला की शुरुआत की। यानी 142 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप पल्लवों के मंदिरों की क्रमिक व्यवस्था को देखें तो यहाँ पर गुफा मंदिर से शुरू होकर एकाश मंदिर, मंडप और संरचनात्मक मंदिरों की व्यवस्था क्रम को आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एकाश मंदिर और ये जो मंडप है ये किससे संबंधित है? पल्लव कला से। यानी 142 का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए 143, कह रहा है कि ये कुछ संघ है, कुछ संस्था पड़ताल है, इनका क्रम आपको कालानुक्रम सेट करना है। पहला दिया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध संघ। ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध संघ है, पहली बात ये समझिए ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ? ये इस्टेब्लिश हुआ 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में एक नया कानून आया था जो भारतीयों के लिए अपनी उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र ले आने की अनिवार्यता कर दिया था और गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और इसके लिए उन्होंने एक निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना 1906 में की थी। यानी ये समझ में आ गई। यानी 143 में आपने पहला देख लिया। दूसरा फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना 1904 में नटाल में गांधी जी द्वारा ही की गई थी। तीसरा है पहली भूख हड़ताल। पहली भूख हड़ताल गांधी जी की 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर की थी जो प्लेग बोनस को लेकर थी। अगला है पहली सामूहिक हड़ताल। तो जो सामूहिक हड़ताल में गांधी जी शामिल हुए थे पहले, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ थी। ठीक है, ये 1919 के करीब। तो यहाँ पे अब आप कालानुक्रम सेट करेंगे तो आपका कौन सा कालानुक्रम हो पाएगा? यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबकी ईयर आपने देख लिया, यहाँ पर 143 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि 144 करा है कि हंटर कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा हंटर कमीशन की कार्रवाई से पहले सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया था। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कई बार पूछा जाता है हंटर कमेटी का गठन क्यों किया गया? तो हंटर कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद जो भारत राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू, इन्होंने जांच के लिए इस समिति को नियुक्त किया था। यानी हंटर समिति का संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अब आइए मूल प्रश्न पे। करा कि हंटर कमेटी गठन करने से पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया था। ये बात सही है। और इस विधेयक को क्या कहते हैं? इस विधेयक को कहते हैं व्हाइट वॉशिंग बिल। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू और अन्य सभी लोगों ने इसका विरोध भी किया था। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन कौन थे? तो इसमें चिमन लाल हीरालाल सीतलवाड़, ये एक ही नाम है। दूसरे थे पंडित जगत नारायण और तीसरे थे सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खां। ठीक है, ये 3 लोग हंटर कमेटी में
भारतीय सदस्य थे। इस प्रकार 144 का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 145 देखिए, कह रहा है इसकी संभव जागरूकता कार्यक्रम किसकी पहल है? तो याद रखिएगा, ये जो संभव जागरूकता पहल है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। यानी 145 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अब फिर ये होगा कि ये संभव जागरूकता कार्यक्रम क्यों किया गया, उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्यमिता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा के लिए युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है, यानी रोजगार उपलब्ध कराना इसके द्वारा, ठीक है। यानी 145 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 146 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी इसकी नींव किसने रखी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त ने, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त, ठीक है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बारे में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। यानी प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, यहाँ 146 की जगह 147 होगा। दिया कि हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो आपका सही जवाब होगा हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा। उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 23 वर्ष थी और ये बाबर का उत्तराधिकारी बना। एक बात और याद रखिएगा कि इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम नासिर उद महमूद था, ठीक है। और एक बात और हुमायूं के बारे में याद रखिएगा कि कन्नौज के युद्ध में 1540 में शेर शाह से ये पराजित हो गया था। दूसरी बात कि 1555 में ये पुनः गद्दी पर बैठ गया और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कई बार ये भी प्रश्न पूछ देता है। 146 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, 147 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 148 देख लीजिए, करा कि संगम राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? करा कि राजा की सहायता उन अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो 5 परिषदों में विभाजित थी। यानी राजा की सहायता के लिए 5 परिषदों में विभाजित अधिकारी थे, वो राजा की सहायता करते थे संगम काल में। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क लगाया जाता था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी 148 का दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। 149 देखिए, करा कि हाल ही में एक अपतटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को कमीशन और राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है। तो ये सार्थक को कहाँ पे समर्पित किया गया? तो वो किया गया गोवा में। यानी 149 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। इसको गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया। 150 देखिए, एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? अभी जब पूर्व में यूएनईपी आया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो हमने आपको उसके अतिरिक्त भी कुछ नाम बताए थे। उसमें हमने एमिशन गैप भी बताया था। तो एमिशन गैप 2021 किसके द्वारा प्रकाशित हो जाएगा? यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। यानी 150 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब यहाँ पर यूएनईपी के बारे में हमने बताया था, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी, केन्या में, ठीक है। इस प्रकार आज आप लोगों ने टेस्ट तीसरा भी कंप्लीट कर लिया। आप लोगों ने 3 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट कंप्लीट किसी कारणवश नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।